ठीक है, होमवर्क नंबर 1 पूरा डिस्कस हो गया था, तो अभी होमवर्क नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। इसका डिस्कशन स्टार्ट हुआ था क्या पहले कि एकदम स्क्रैच से करना? नहीं सर, एकदम स्टार्ट। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके सवाल खोलता हूँ, तुम बताना इसको अगर डिस्कस करना है कि नहीं करना है। किसी को अगर डिस्कस करना हो बस यस बोल देना, नो बोलने की जरूरत नहीं है। लेट्स से किसी ने कर लिया तो भाई नो बोलने की जरूरत नहीं है, बस अगर किसी को डिस्कस करना है तो यस बोल देना। ये जो पहला सवाल दिख रहा है जिसपे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, शुड आई डिस्कस दिस? यस सर। ओके, जिसपे सर क्वेश्चन नंबर लिखा है ये डिस्कस करना है क्या? जिसपे क्वेश्चन नंबर 5 ये जो लिखा 5 वाला है ना, इसमें कुछ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डाउट है मुझे। ओके ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इससे जो अगला वाला है ये डिस्कस करना है क्या? थर्ड जिसपे लिखा है 3 जिसपे लिखा है, शुड आई डिस्कस दिस एज वेल? यस सर। जिसपे 11 लिखा है ये करना है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर मुझे वो 5th वाले में डाउट था। हाँ, तो मैं वो भी करने वाला हूँ। जिसपे 11 लिखा है ये वाला करना है क्या? यस सर। अब जो लोग भी यस बोल रहे हैं भाई, जब मैं सवाल पूछूंगा कि भाई समझ में आया कि नहीं आया और बीच के कुछ सवाल पूछूंगा, प्लीज जवाब दे देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बस बोल रहे हो यस यस और फिर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। आई गेस ये वाला भी करना होगा। सर इसमें वो 2002 एस जो कौन एस ये Screening. कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है? 2002 स्क्रीनिंग। सो बेसिकली पहले क्या होता था, आईआईटी जेई को पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होता था, जैसे आजकल जेई मेंस को स्क्रीनिंग एग्जाम बनाती है कि भाई सब बच्चे नहीं देंगे फाइनल एग्जाम, सिर्फ 1-2 लाख बच्चों को देने देंगे। तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता था जिसका रिजल्ट कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता था। अब उसकी जगह जेई मेंस होता है एक तरह से, और जेई मेंस का रिजल्ट इस्तेमाल हो जाता है बाकी कॉलेज के एडमिशन में। सर ठीक है, इसमें वो 30-31 का कुछ तो था ना? हाँ देख लेते हैं। तो यार एक काम करता हूँ, अभी तक के जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए I'll solve सर these. बोलो, मुझे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना था सर। पूछो। सर लाइक अगर हमारा पास 2 मिरर है किसी एंगल पर और हेलो सर। बोलो बोलो, आगे बोलो। हाँ तो सर 2 मिरर अगर किसी एंगल पर है और अगर मिरर 1 पर लाइट गिर रही है सर, तो फिर हमें जो रिफ्लेक्शंस बनाएंगे हम वो कब, मतलब कौन से मिरर के नीचे आने पर स्टॉप करने चाहिए? समझ गया। देखो, मान लो ऐसा कुछ फंडा है कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है कि लेट्स से इसके पीछे कोई इमेज बन गई, इस मिरर के पीछे कोई इमेज बन गई, तो यू कैन स्टॉप आफ्टर दैट, क्योंकि ये उसकी इमेज नहीं बना पाएगा, ऐसा बोल दो, ठीक है। हाँ सर। तो मान लो ऐसा कुछ हो गया कि ये मिरर था, इसकी इमेज यहाँ आ गई, या फिर कुछ कुछ तो हो गया, किसी और की इमेज आ गई यहाँ पर। लेट्स से मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल मिरर्स थे, किसी एक की इमेज दूसरे के पीछे आ गई, इसकी इमेज लेट्स से यहाँ कहीं आ गई, तो M2 के पीछे आ गई, तो यू कैन स्टॉप ओवर देयर। समझ में आया? मतलब रिफ्लेक्शन M1 से हो रहा है तो M2 के पीछे जाने के बाद स्टॉप हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर M1 की इमेज M2 के पीछे बन गई तो M2 अब फर्दर कुछ नहीं कर पाएगा। फॉलोड? ओके सर, गॉट इट। सर थैंक मेरा यू। भी एक डाउट था। अब हाँ मतलब बोलो। सर 2 मिरर्स है पैरेलल, और दोनों का जो मतलब लाइक जो रिफ्लेक्टिंग पोजीशन है ना, मतलब जितना रिफ्लेक्ट कर पाता है वो बस एक पॉइंट है। सर दूसरा मिरर है ना थोड़ा नीचे बनाओ कि मतलब एक ही पॉइंट है जो हाँ ऐसे, हाँ तो वो जो
बीच वाला एरिया है ना, मतलब एक पॉइंट, हाँ ऐसा कुछ तो, हाँ तो फिर इसमें इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी या एक ही इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तुमने, ये बताओ, एक एग्जांपल दो, कहाँ रख रहे हो ऑब्जेक्ट? बीच में सर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया तुमने, नहीं नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ सर, रख दिया। ये जो रेड लाइन है ना, हम्म। ये इसके ऊपर, और ये दोनों मिरर्स अलग अलग नहीं है, उन लोग के बीच में थोड़ा सा मतलब सेम पार्ट है जो रिफ्लेक्ट कर सकता है। समझ गया, देखो फिर यहाँ पर इन्फिनाइट इमेजेस बनती जाएंगी, बिल्कुल बनेंगी। इसकी इमेज यहाँ बनेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ये मिरर कहीं पर भी हो। फॉर एग्जांपल मिरर मान लो यहाँ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये मिरर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा ही पक्का से। बस होता क्या है कि हम एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े होंगे तो ही देख पाएंगे उसको। तो मान लो इमेज यहाँ बनती है, तो उसका फील्ड ऑफ व्यू यही है, सिर्फ कहीं और से इसकी इमेज नहीं देख पाओगे। इस ऑब्जेक्ट को तुम कहीं और से नहीं देख पाओगे, सिर्फ इतने रीजन में से देख पाओगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेजेस लगातार बनते जाएंगे जैसे नॉर्मली होता है। फर्क नहीं पड़ता है वेदर ये मिरर छोटा है कि पूरा बड़ा है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कंटिन्यूअस इमेजेस बनती जाएंगी। बस वही है कि तुम्हें कितनी दिखेंगी वो डिपेंड करता है कि हर इमेज के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड ऑफ व्यू वो कितना है। समझ में आ रहा है? सब बट अगर हम देखेंगे तो मतलब एक ही इमेज दिखेगा ना, एक ही पॉइंट दिखेगा, उसके पीछे के इनफाइनाइट इमेजेस नहीं दिखेंगे ना, तो फिर इनफाइनाइट इमेजेस कैसे होंगे? देखो तो वो जो सर एक हॉरिजॉन्टल रे होगी that will go back and forth and create infinite images, though we won't be able to see because if we are in the line then we are obstructing and अगर हम नहीं वेट अ हैं सेकंड, then we are अच्छा out वेट of- सुनो, वेट अ सेकंड। एक्चुअल में क्या होगा, यहां से अगर कोई एक रे निकली तो वो रे तो एक्चुअल में ऐसे चली जाएगी, सही बात है। और एक सिंगल रे की बात करें अगर हम, एक सिंगल रे यहाँ गई तो वो आगे पीछे जाएगी, बट उसकी वजह से तो हम इमेज नहीं देख पाएंगे, सही बात है। तो अगर हल्का फुल्का यहाँ पर कॉमन एरिया होगा तो ही वो चीज हो पाएगी यार, माय बैड। यहाँ पर अगर हल्का फुल्का कॉमन एरिया होगा तो ही वो चीज हो पाएगी, इन्फिनाइट इमेज वाली चीज। क्योंकि एक रे यहाँ पर गई और फिर वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते जाए होते जाए होते जाए, तो ही हमें यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस दिखेंगी। कॉमन एरिया नहीं होगा ना, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि भाई कोई रे मान लो हल्की सी भी ऊपर चली गई तो वो तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी, इस पे कभी रिफ्लेक्ट हो नहीं पाएगी। तो इस रे के करस्पॉन्डिंग इमेजेस कैसे बनेंगे अब फर्दर? सही बात है, क्या बोलते हो? तो यहाँ पे अगर इनके बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है तो एक सिंगल सिंगल इमेज बनाएंगे। ये एक सिंगल इमेज बनाएगा, ये एक सिंगल इमेज बनाएगा, बट हल्का सा भी अगर कॉमन एरिया है लेट्स से दोनों के बीच में, मतलब हल्का सा भी कॉमन एरिया है तो यहाँ पर इन्फिनाइट इमेजेस बन जाएंगे। फिर कॉमन एरिया नहीं है तो एक सिंगल सिंगल ये इमेज बनाएंगी, इसकी इमेज की इमेज ये नहीं बना पाएगा। आई रिपीट, इसकी जो इमेज है उसकी इमेज ये नहीं बना पाएगा। फॉलो कर रहे हो? सर लेकिन अगर इसकी ये फर्स्ट मिरर में इमेज बन रही है तो इसकी हाँ, जो सेकंड मिरर में वो इमेज बननी चाहिए ना, अगर एरिया में कॉमन नहीं है तो भी। यहाँ पर क्या होता है कि हमने क्या देखा हुआ है कि लेट्स से हमारे पास कोई मिरर था इधर पे, और इधर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने, इधर से ये रेस गई, ऐसे रेस गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आ गई, ऐसे आ गई। अभी बताओ ये लाल वाली रेस रिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं होंगी M2 पे? बताओ, होंगी? यस सर। तो लाल वाली रेस M2 पे रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, उसको क्या लगेगा कि भाई यहाँ पर पीछे एक इमेज बनी है, हाँ कि ना? सही बात है। यस सर। वो किसकी इमेज बनी है? लाल वाली जो रेज आई थी ये किस ऑब्जेक्ट से आ रही है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। पर्पल वाली या फिर पिंक वाली रेस से, जो भी बोलना है तुम्हें। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है? इसकी इमेज है, हाँ कि ना? सही बात है। यस सर। तो ये बताओ, ये इस रे का आना जरूरी है ताकि रिफ्लेक्ट हो और यहाँ तक रोशनी पहुंचे, हाँ कि ना? अच्छा हाँ सर, समझ गया। वो उस इमेज की रेस पहुंच ही नहीं पाएगी वो मिरर तक। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर होगा क्या कि भाई ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से ये रे गई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, अभी रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि इस तक पहुंच ही नहीं रही है कभी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी थी वो इमेज इसके लिए कभी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगी। फॉलो कर रहे हो?
सर लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर रखे और रे रे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ हो आए तो सकता है, रिफ्लेक्ट होगा ना। फिर हो सकता है बिल्कुल, कि अगर मान लो ऐसा कुछ है कि लेट्स से ये हमारा मिरर है पहला वाला, ये दूसरा वाला मिरर है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर रख दिया, अब क्या होगा, यहां से ये वाली जो रेज गई, ये वाली जो रेज गई ये ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, और इनके करस्पॉन्डिंग इमेज यहां पर बन जाएगी। अब ये जो इमेज है I1, लेट्स से दिस I1 वुड बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस बिकॉज यहां पर रिफ्लेक्शन होगा, सही बात है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग अब क्या होगा, यहां कहीं एक इमेज बन जाएगी करस्पॉन्डिंग, बट उसके बाद काम खत्म हो गया, इन रेज का काम उसके बाद खत्म हो जाएगा। यहां पर आई एक इमेज यहां बनाई इन रेज ने, एक इमेज यहां बनाई इन रेज ने, फिर इन रेज का काम उसके बाद खत्म हो गया। यहां पर जो रेज आएंगी उनकी वजह से तो ऑफकोर्स सिर्फ यही इमेज बनेगी, वो आगे चली जाएंगी, उनका काम वहां पर खत्म हो गया। तो ये वो रेस थी जो पहले M1 पे हिट करती है। फिर अगर इन रेस का इधर पे आने वाला पार्ट देखें तो उनकी वजह से भी तुम सिमिलर चीज देख सकते हो कि भाई इस तरफ अगर रेस आई तो उनकी एक इमेज यहां पर बनेगी और फिर उनका काम खत्म हो जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अच्छा यस सर। तो यहाँ पर इन टोटल 3 इमेजेस दिखेंगे अपने को इस केस में। समझ में आया भाई? जिसने भी पहला डाउट पूछा था इसमें उसको? सर लेकिन आंसर क्या, इनफाइनाइट या 1 ही? कौन से वाले केस में? जिसमें बस एक ही पॉइंट है जो दो मिरर्स में कॉमन है और ऑब्जेक्ट भी उसी पॉइंट के अलोंग है। तो यार उस केस में 2 इमेजेस बनेंगी, उस केस में 2 इमेजेस बनेंगी। एक इमेज तुम्हारी बनेगी यहाँ पे और एक इमेज बनेगी यहाँ पर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो 1 2 2 इमेजेस, 1 2। ऐसा कोई क्वेश्चन देखा क्या तुमने किसी किताब में वैसे? नहीं सर। ओके, अगर बन जाए तो यार आई वुड गो विद 2। किसी किताब में है तो तुम कंफर्म कर सकते हो। सर लाइक जब KVPY के लेक्चर चल रहे थे ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन कराया तो मुझे ऐसे ही लाइक कुछ याद आया, उसके लिए मैंने पूछा। ओके ओके, समझ गया। तो उन्होंने क्या आंसर दिया था? नहीं याद नहीं ना, उसके लिए तो मैंने पूछा। ओके, समझ गया। चलो एनीवेज, मैं होमवर्क डिस्कशन पे आ जाता हूँ। जस्ट एक मिनट रुको। ये अपना पहला होमवर्क डिस्कशन है कि सेकंड है? सेकंड। पहले हो चुका। तो होमवर्क डिस्कशन लेक्चर 2। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लिया था अभी थोड़ी देर पहले, उनको डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से। तो ये एक सवाल था भाई, तो थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को घुमा रहे हैं, और इनफैक्ट ये जो इंसिडेंट रे इसको भी घुमा रहे हैं, इसको भी घुमा रहे हैं। फाइंड द एंगल टर्न बाय द रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो मैं इंसिडेंट रे को थीटा से घुमा देता हूं, सिर्फ इंसिडेंट रे को थीटा से घुमा देता हूं, तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या होता है? थीटा एंगल से नहीं भाई, जस्ट एक मिनट दो यार मेरे को। हाँ भाई, सुन पा रहे हो? हेलो? Yes, sir. सर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ इंसिडेंट रे को घुमाऊं मैं, सिर्फ इंसिडेंट रे को, तो क्या होगा? देखो, अगर मान लो इंसिडेंट रे पहले 60 डिग्रीज बना रही थी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्रीज बनाएगी। सही है? हाँ सर। अब मान लो मैंने इंसिडेंट रे को थोड़ा सा घुमा दिया, लेट्स से बाय 10 डिग्रीज, तो यहाँ पर 50 डिग्रीज एंगल रह गया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी 10 डिग्री से घूम जाएगी। एग्री करते हो? Yes. तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसिडेंट रे को अगर मैंने घुमा दिया है छोटे से एंगल से इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही एंगल से घूमती है। डू यू गाइस एग्री? Yes. सर। अब देखो, और हमने एक और चीज देखी है कि अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से घुमाता हूं किसी डायरेक्शन में, तो उस रोटेशन की वजह से, मिरर के रोटेशन की वजह से रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस थीटा से सेम डायरेक्शन में घूम जाती है। सही बात है? यस। तो यहाँ पर अगर मैंने 10 डिग्री से इधर पे घुमाया इंसिडेंट रे को, तो रिफ्लेक्टेड रे उसकी वजह से 10 डिग्री इस तरफ घूमेगी, प्लस 20 डिग्री से मिरर को घुमाया तो उसकी वजह से 40 डिग्री से
इस तरफ मेरी रिफ्लेक्टेड रे घूम जानी चाहिए ट्वाइस एंगल से। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा बताओ? 40 minus 10. 40 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्रीज हो जाएगा, हाँ कि ना? clockwise हाँ सर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, the reflected ray would rotate 10 degrees anti-clockwise, and due to rotation of the mirror, the reflected ray would rotate 40 degrees clockwise. The net rotation 30 degrees clockwise. अगले सवाल पे चलता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सनरेज वाला, कि सनरेज आ रही है इंसिडेंट एट सर्टेन एंगल और 24 डिग्रीज टू द होराइजन। तो बोल रहे कि भाई ऐसा क्या करें कि भाई ये रिफ्लेक्ट होकर किसी प्लेन मिरर से पैरेलल बन जाए। तो ये हॉरिजॉन्टल है, होराइजन मतलब हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल या फिर होराइजन जो भी बोलना है तुम्हें, एंड इससे 24 डिग्रीज एंगल बना रही है इंसिडेंट रेज। दीज आर द इंसिडेंट रेज, यहां से 24 डिग्रीज एंगल बना रही है। अब देखो, अच्छा मैंने गलती से 240 लिख दिया। अब देखो अपने को इनको पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल करना है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो इसको इस तरफ 24 डिग्री से घुमा दो, या फिर इसको पूरा इस तरफ घुमा दो 180 माइनस 24 डिग्री से, ताकि इस तरफ जाने लग जाए। सही बात है? यस Yes. तो देखो अभी यहाँ पर क्या फंडा है कि अगर मान लो मेरे पास एक मिरर होता, लेट्स से मेरे पास अगर एक मिरर होता, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाती? रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कहीं जाती एट एन एंगल ऑफ 24 डिग्रीज, एट एन एंगल ऑफ 24 डिग्रीज। अब अगर मान लो मुझे इस रिफ्लेक्टेड रे को 24 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना होता, तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाती। रिफ्लेक्टेड रे को 24 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद होराइजन के पैरेलल हो जाएगी। एंड टू रोटेट दिस बाय 24 डिग्रीज मुझे मिरर को सिर्फ 12 डिग्री से घुमाने की जरूरत है। सही बात है? Yes. Yes. सो टू रोटेट रिफ्लेक्टेड रे by 24 degree clockwise, rotate mirror 12 degree clockwise from horizontal. सही है? नेक्स्ट, अगर मुझे मान लो इसको पूरा यहां पर घुमाना है, ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल वुड बी 166 हो जाएगा क्या? नहीं, 156 हो जाएगा, राइट? 156। तो अगर मैं इसको 156 एंगल इधर पे घुमाना चाहता हूँ इसको, तो इसका हाफ करो, 156 का हाफ करो, तो हमारे पास कितना आता है? 78. हाँ, तो इस मिरर को तुम्हें 78 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो ये मिरर ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। 78 डिग्री मतलब ऐसा कुछ, 90 डिग्री से कम घुमाया हमने, तो ये यहां पर आएगी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि मिरर के पीछे की साइड पे इंसिडेंट हो जाएगी तुम्हारी, वैसा नहीं हो रहा है यहाँ। सही बात है? Yes, sir. हाँ So सर। to हमें इंसिडेंट रेज को पैरेलल करना है कि रिफ्लेक्टेड? देखो, रिफ्लेक्टेड सन रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ही तो पैरेलल होंगी। इनको तो हम कैसे छेड़ सकते हैं? हमें सूरज को घुमाना पड़ेगा अगर इंसिडेंट रेज को हमें पैरेलल करना, हाँ कि ना? दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। तो रिफ्लेक्टेड रेज की बात चल रही है वहां। ओके सही है? So हाँ to rotate the reflected rays anti-clockwise by
156 डिग्रीज। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोटेट मिरर बाय 78 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। सर हाँ, मुझे बोल इसमें पाए। एक डाउट था हाँ, सर। क्या डाउट इसमें है? लिखा है कि इंसिडेंट टू द होराइजन, तो इंसिडेंट तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 24 डिग्रीज होना चाहिए ना? नहीं, होराइजन का मतलब है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 24 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। तो यार यहाँ पे होराइजन के साथ का एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, समझ रहे हो? सर लेकिन हम लोग को नॉर्मली भी इंसिडेंट एट 24 डिग्रीज बोलते हैं, तो हम लोग वही लिखे तो 24 एंगल ऑफ इंसिडेंस ही लेते हैं ना। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लिखा होता है यूजुअली, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लिखा होता है यूजुअली। तुमको एक क्वेश्चन देखना जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होगा, उसमें हमेशा बताते हैं कि भाई दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। यहाँ पर विद द होराइजन बोल रहा है, 24 डिग्रीज टू द होराइजन। सही है? हाँ यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि भाई लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ये आई प्लेन मिरर पे, फिर यहां रिफ्लेक्ट हुई, यहां रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या होता है? द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 60 डिग्रीज। ठीक है, तो बोलते हैं थीटा की वैल्यू निकाल के बता दो। समझ गया। अब ये वाली जो आ रही है, ये किसी के पैरेलल वैरल है क्या? ऐसा कुछ है? गेट्स रिफ्लेक्टेड स्ट्राइकिंग अनदर प्लेन मिरर एज शोन। नहीं, और कुछ भी नहीं बोला है, और कुछ भी नहीं बोला है। तो अब देखो, यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले ये देखो कि ये एंगल कितना है। इस एंगल को तुम अल्फा बोल दो, लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा। चलेगा क्या? अभी बताओ, इज इट हाँ। फाइन? हाँ सर। तो अब देखो ये कितने एंगल से घूम जाती है रिफ्लेक्ट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, या फिर ऐसे बोले इंसिडेंट रे कितने एंगल से डिविएट हो जाती है अपने पाथ से? बताओ कितने एंगल से डिविएट। सर आपका क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई किसी मिरर से। यहाँ पर अगर मान लो ये एंगल अल्फा है, मिरर के साथ इंसिडेंट रे का एंगल अल्फा है, तो इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितने से डिविएट होकर रिफ्लेक्ट होती है? डिविएशन एंगल पढ़ा है मैंने, Yes, sir. 2 अल्फा। 2 अल्फा, 2 राइट? alpha. तो यहाँ पे ये अपने ओरिजिनल पाथ से 2 अल्फा घूम गई, इधर पे अपने ओरिजिनल पाथ से 2 अल्फा से घूम गई। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाँ, तो यहाँ पर इसका ये ओरिजिनल पाथ था, अपने ओरिजिनल पाथ से 2 अल्फा एंगल से घूम गई। अब देखो बाद में क्या होगा। अब यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा देखते हैं। सी, इफ दिस एंगल इज अल्फा, देन दिस एंगल वुड आल्सो बिकम अल्फा। तो ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा? 120 माइनस अल्फा आ जाएगा। दिस एंगल वुड कम आउट टू बी 120 डिग्रीज माइनस अल्फा। ठीक, कैसे आएगा? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये अगर अल्फा आ गया, Yes, sir. 60 डिग्रीज प्लस अल्फा प्लस एक्स मिलके 180 के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये वाला एंगल 120 माइनस अल्फा आ जाता है। अब देखो, अब यहाँ पर इस रिफ्लेक्शन के दौरान ये जो हमारी इंसिडेंट रे थी जो सीधा जाना चाह रही थी, वो और कितने से घूम गई? वो और घूम गई है ट्वाइस ऑफ 120 डिग्रीज माइनस अल्फा। Minus. यस। तो यहाँ पर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 2 बार घूमी, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 2 बार घूमी है वो। और घूमने के बाद ये जो टोटल एंगल है वो हमें मालूम है, और यहाँ पर फाइनली ऐसे जा रही है। सही बात है? तो इंसिडेंट रे जो है इसको बोल दो आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे इसको बोल दो आर, और ये जो टोटल एंगल घूमी है इंसिडेंट रे वो हमें मालूम है, इट इज 2 अल्फा प्लस 240 डिग्रीज माइनस 2 अल्फा। इतने से टोटल घूम गई। सही बात है? सही कितना आ है। गया? 240 डिग्रीज। 240 डिग्रीज आ गया। सही है ना? Yes, sir. लास्ट पार्ट। आई विल रिपीट द लास्ट पार्ट अगेन। ये इंसिडेंट रे थी, ये 2 बार में घूमी है। पहले 2 अल्फा एंगल घूमी, फिर उसके बाद थोड़ा सा और घूमी, और फाइनली यहाँ पर जा रही है। ऐसा कुछ हुआ है? हाँ कि ना? हाँ सर। तो टोटल वो कितना एंगल घूम चुकी है? दोनों के दोनों टर्न्स क्लॉकवाइज थे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज थे, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो टोटल 240 डिग्रीज आ गया। अब ये अगर पूरा 240 है जिसमें से 180 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी?
60 60 डिग्री। 60. सही ना, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। ओके, अगले सवाल पे चलता हूँ। सर ये वाला ज्योमेट्री से निकाल सकते थे? ज्योमेट्री से भी निकल जाता वो वाला, बिल्कुल। तो बिना हाँ, सर। रोटेशन के था, उससे भी हो जाता वो वाला सवाल। अब यार ये बताओ, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था क्या? यस सर, आपने करवाया था। इसमें मतलब आपने पूरा ऑलमोस्ट फॉर्मूला निकाल दिया है, उसमें खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट। तो यार दिस इज बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन इटसेल्फ। मैं तुम लोगों को वो वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ कहाँ पर है। सर सिमिलर है, सेम नहीं था। सिमिलर है, सेम नहीं है, चलो ठीक है, काम करते मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो मिरर है उसको हम इस तरफ घुमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी साथ में घूमेगी इस डायरेक्शन में। मिरर को जिस ओमेगा से घुमा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे उसके ट्वाइस ओमेगा से घूमेगी, ये हमें मालूम है, सही बात है। यस सर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर दे रखी है 9/π रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगी। ओमेगा कैसे निकालते हैं हम? बहुत सिंपल सा फंडा होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपॉन 2π। तो 2π से मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी को टू गेट दी ओमेगा। तो यहाँ से मेरे को मिरर की ओमेगा मिलेगी। मिरर की ओमेगा आ जाती है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द मिरर। तो 2π इंटू 9/π 18 रेडियंस पर सेकंड, ये ओमेगा आ जाएगी मेरे पास मिरर की। यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या फंडा है, ये रही तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे लेट्स से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ तो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, कुछ तो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, दिस इज नॉट मिरर, फिलहाल गलती से मिरर ऐसा दिख रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है मैंने, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल है हमारी रिफ्लेक्टेड रे का, उसको बोल दो थीटा आर। चलेगा क्या? यस सर। हाँ सर। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस y। ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को y बोल दो। तो यहाँ पर क्या है, दीवार के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट आएगा इधर पे, जो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा होगा। सही बात है, बिकॉज ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे घूम रही है, तो ये ब्राइट स्पॉट यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो दीवार पे ऊपर जा रहा होगा। डू यू गाइस एग्री? यस सर। यस सर। कैन आई से v is equals to dy by dt? बिकॉज जैसे जैसे y चेंज होगा, जितना तेजी से y चेंज होगा, उतना तेजी से पार्टिकल ऊपर जाएगा। और यहाँ पर लकीली y जो है वो बढ़ रहा है, तो dy by dt पॉजिटिव आएगा, और मुझे ऊपर की पॉजिटिव Yes. स्पीड ही चाहिए थी। सही है भाई, बताओ। यस सर। नाउ कैन आई हाँ। से tan theta r is equal to y by 10? कैन आई से दैट? तो यहाँ से आएगा y is equals to 10 into Yes, sir. tan theta। तो अब इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dy by dt, which is actually the speed of the spot on the wall, that is equals to 10 times इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहले tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना, फिर इस थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना। अब ये जो चीज आएगी वो इस थीटा का रेट ऑफ चेंज है, व्हिच मींस इट इज जस्ट द ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। इट इज द ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, व्हिच इज एक्चुअली ट्वाइस द ओमेगा ऑफ द मिरर। अग्री करते हो? यस सर। और tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, 10 sec स्क्वायर थीटा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इनटू ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इनटू ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक भाई सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस सर बोलो। सर सिर्फ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एम जो आपने करा है वो बताइए ना। हाँ देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि मान लो मैं अगर मिरर को 1 डिग्री से घुमाता हूँ, तो ये बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से घूम जाती है? 2 डिग्री से घूम जाती है। हाँ सर। तो अगर मैं इसको हर सेकंड में ओमेगा अमाउंट से घुमा रहा हूँ, तो ये हर सेकंड में 2 ओमेगा अमाउंट से घूमता है। तो पर सेकंड जो एंगल रोटेट होता है उसी को तो एंगुलर स्पीड बोलते हैं। तो ये जो Yes, रिफ्लेक्टेड, ये ट्वाइस ऑफ ओमेगा मिरर से घूमती है। सही बात है। यस। अब देखो, इसके आगे तो काम खत्म हो गया है। तो बोल रहे कि जब ये एंगल, ये वाला एंगल 37 है, तो उस समय ये वाला एंगल 53 होगा। उस समय बता दो स्पॉट की स्पीड क्या है। सो v at थीटा r is equals to 53 निकाल के बताना है तुम्हें। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, 10 इंटू
1 upon cos square 53 degrees, 1 upon cos square 53 degrees into ओमेगा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे जो कि ट्वाइस ऑफ द ओमेगा मिरर है और ओमेगा ऑफ मिरर 18 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 360, नीचे क्या आएगा मेरे पास, cos 53 होता है 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन 25 हो जाता है, 25 ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको 1 से काट दो, यहाँ पर 40 बन जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 1000 आ जाता है, 1000 मीटर्स पर सेकेंड। सही बात है भाई, बताओ। यस सर। ओके, दैट्स द आंसर, सिंपल है। फॉलोड बाय एवरीवन। सर आप एक बार बता सर दें आपने एक फॉर लाइक आपने tan follow- थीटा फाइंड करने के बाद क्या किया है? देखो जैसे tan थीटा का फॉर्मूला आ गया तो मैंने y को थीटा की टर्म्स में ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले tan थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में लेना पड़ जाता है, बिकॉज डायरेक्टली मैं इस टर्म का टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे लूं डेरिवेटिव, नहीं आता है मुझे, तो मैं चेन रूल लगा देता हूं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। फॉर tan Sir? ऑफ x, एक मिनट, tan ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करोगे, पहले tan x, चेन रूल लगा के पहले tan x का और फिर उसके बाद x का, x स्क्वायर का। एग्जैक्टली ऐसे करते हैं ना, सही है ना। यस सर, गॉट इट, थैंक x यू। स्क्वायर को z की तरह लिख के tan का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर अंदर जो चीज है x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर भी हाँ। वही होगा, tan का डेरिवेटिव लेंगे, sec स्क्वायर थीटा आएगा, फिर उस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। हाँ यार बोलो, कोई कुछ और बोल रहा था सर ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा m कहाँ से आया? यार, ये जस्ट अभी मैंने बताया, वापस से सुनना है। सर ठीक है, मैं देख लूंगा रिकॉर्ड। Sure. ये बहुत आगे? इजी है। अगर हम लोग मिरर को 1 डिग्री से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 डिग्री से घूम जाएगी, तो वही पर सेकंड में कर लेंगे तो अच्छा। ओमेगा ट्वाइस रिस्पेक्ट में आ जाएगी। ओके देखो, गॉट यहाँ इट, थैंक पर सर हाँ बोलो। सर हमें पता कैसे चला कि वहां हमें डेरिवेटिव लेना चाहिए? देखो, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालना होता है, हाँ कि ना। व्हाट एग्जैक्टली इज वेलोसिटी? हाँ सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो मैंने इस ब्राइट स्पॉट की पोजीशन निकाल ली दीवार पे। अभी पोजीशन कितना तेजी से बदलेगी वो इसकी वेलोसिटी है। तो काइनेमैटिक्स में ऐसे बहुत सारे सवाल किए जिसमें किसी पॉइंट की हमने पोजीशन निकाल ली, फिर उसके बाद उसका रेट ऑफ चेंज निकाल के उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, मतलब तुमने किए होंगे। यस देखो, सर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या बोला गया है, दो मिरर हैं, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन थीटा है, लाइट रेज इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले मिरर के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट लेके आते हैं, इस तरह से आई, और उसके बाद बोलता है कि भाई द रे स्टार्ट्स रीट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर द थर्ड रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन ये है, फिर उसके बाद ये ऐसे कुछ तो जाएगी, फिर ऐसे कुछ तो जाएगी, फिर ये अपना पाथ रीट्रेस करने लग जाएगी। उसके बाद ये पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन, ये तीसरा रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, थर्ड टाइम जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा विद द मिरर। इसका मतलब ये है। अग्री करते हैं सब लोग? यस हाँ सर। सर। यस बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंस जब होगा उसके बाद वो रिट्रेस करना चालू कर देगी अपना पाथ। तो यहाँ पर ये ऐसे चली जाएगी, फिर उसके बाद ये ऐसे चली जाएगी, यहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज बना देंगे हम। जस्ट एक मिनट रुको, कहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज बना देंगे, यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्रीज बना दिया मैंने। अब देखो, इधर पे थोड़ा बहुत तुम्हें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंगल? ये वाला जो एंगल है, क्या ये थीटा हो जाएगा भाई, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे, डू वी नो दिस एंगल? यस, दिस इज थीटा। डू वी नो दिस एंगल? दिस इज 90 डिग्रीज। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ। जल्दी बताओ। हाँ सर। ये ग्रीन वाला जो एंगल है, ये 90 डिग्रीज माइनस थीटा हो जाएगा। अग्री करते हैं सब लोग? यस सर। यस सर। तो ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर लाल रंग से बनाता हूँ, ये 180 माइनस हरा वाला एंगल होगा, 180 माइनस ग्रीन एंगल। सही बात है।
यस सर। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा आ जाएगा, बिकॉज क्या है, मिरर के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे वही एंगल बनाती है। तो अगर मिरर के साथ इस वाली रे ने थीटा एंगल बनाया तो यहाँ पर थीटा एंगल बन जाएगा। इस एंगल को आई बोल दो लेट्स से तुम, तो ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा। अग्री करते हैं सब लोग? यस तो Sir, ये वाला, हाँ बोलो। sir, once can you repeat what you said? 180 minus theta. Which angle will be 180 minus देखो, theta? हाँ, ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अग्री करते हो? हाँ sir. हाउ वुड यू फाइंड द ग्रीन एंगल? 180 minus 90 minus theta. 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस Yeah, थीटा, plus theta. Right. 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। सही है। हाँ. तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल वुड कम आउट टू बी 90 डिग्रीज प्लस थीटा। हम्म. और ये वाला जो एंगल है इधर वाला, ये आ जाएगा 90 डिग्रीज माइनस थीटा, और दोनों ऐड करोगे 180 बन जाएगा। एक 90 हाँ, माइनस प्लस थीटा दोनों ऐड करो 180 बन जाता है। बट एनीवेज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इधर पे, कौन सा वाला, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको आई बोल दो। तो यहाँ पर ही आई रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल हो जाएगा। हाँ कि ना? सही बात है। हाँ sir. हाँ. अब देखो आई ये वाला जो एंगल आएगा, क्या ये 90 डिग्रीज माइनस आई बन जाएगा? हाँ कि ना? हाँ sir. हाँ. अब देखो इसके बाद तो खेल खत्म हो गया। 90 माइनस आई प्लस थीटा प्लस 90 180 होना चाहिए। सही बात है। हाँ. 90 डिग्रीज माइनस आई प्लस थीटा प्लस 90 डिग्रीज मिलके 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहली चीज आती है थीटा और आई बराबर है। सही है, ये मेरी पहली चीज आ गई। अग्री करते हो? हाँ sir. दूसरी चीज, इस वाले ट्रायंगल को देखें, तो थीटा और 90 और ये 90 माइनस थीटा मिलके 180। अच्छा वो तो वैसे भी आ जाएगा, उसको छोड़ो, एक मिनट रुक लो। तो इस ट्रायंगल को उठा लो, यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, आई थीटा और 90 प्लस थीटा मिलके 180 होने चाहिए। तो ये वाला जो ट्रायंगल है उससे मेरे पास क्या आएगा, आई प्लस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, ये सब मिलके 180 के बराबर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या जाता है, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, थीटा 30 डिग्रीज आ गया। सही बात है। हाँ sir. हाँ यार बोलो, कोई कुछ बोल रहा था शायद बैकग्राउंड में। सर वो रेड वाला आपस बताओ ना, 90 प्लस थीटा। रेड वाला 90 प्लस थीटा कैसे है? यहाँ पर ये बताओ, क्या तुम ये हरे रंग का एंगल निकाल सकते हो जो हरे रंग से मैंने बनाया है? यस सर। क्या होगा ये? 90 माइनस थीटा। ये पूरा जो लाल रंग का मैं एंगल बना रहा हूँ ये कितना होगा? सर 180। 180। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। तो वो दूसरा वाला एंगल बन जाएगा तुम्हारा, ये जो बाकी का बच गया था। सही है। यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल पे चलता हूँ। बोलो। सर मैंने लास्ट वाले में अलग फिगर बनाया था, मतलब मेरा रॉन्ग आया था। मैंने क्या किया, जो कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यार यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद इधर ले जाते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं, बोलते हैं थर्ड रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, क्या होगा। तो यहाँ पर फिगर थोड़ा सा एक स्पेसिफिक तरह से बनानी पड़ेगी। यहाँ आई, फिर यहाँ पर ऐसे थर्ड रिफ्लेक्शन होने के लिए इस तरफ जाना ही पड़ेगा उसको। तो अगर तुम ऐसे बोल दोगे कि यहाँ आ जाएगी फिर यहाँ चली जाएगी, उसके बाद थर्ड रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, वैसा कुछ कर रहे थे तुम? नहीं सर, मैंने वर्टिकल मिरर से पैरेलल रे किया, और जो रिफ्लेक्टेड होके वही वर्टिकल मिरर पे गया तो मैंने उधर ही 90 डिग्री कंसिडर कर लिया, तो उधर से रिट्रेस करना चालू कर दिया। यहाँ आई रे, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ, एक मिनट, उसके बाद जस्ट एक मिनट, यहाँ आई रे, उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद थर्ड रिफ्लेक्शन पे 90 डिग्रीज होगा। नहीं सर, सेकंड पे मैंने ऐसा कंसीडर किया कि ऐसा एंगल बनाएगा जो सेकंड रिफ्लेक्शन पे 90 डिग्री बना देगा। सर क्योंकि यहाँ पे आपने जो डायग्राम बनाया उसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम नहीं लग रहा। जस्ट एक मिनट रुको, ये बताओ कि यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ सर, थर्ड। तो तुम जो कर रहे हो वैसे भी गलत आ जाएगा, है ना। तो एनीवेज इस पे आ जाते हैं हम एक बार।
इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यहाँ से हमने इंसिडेंट रे एंटर करवाई, वो ऐसे 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 रिफ्लेक्ट होके जाते जाएगी और फाइनली निकल जाएगी कहीं से। तो बोल रहे कि यार मैक्सिमम कितने बार वो रिफ्लेक्ट हो पाएगी, मैक्सिमम इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, पहला वाला इंक्लूड करने के बाद मैक्सिमम बुलाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे बोलो कि भाई ये यहां आ गई और फिर यहां आएगी और फिर ऐसे चलते जाएगी। तो ये बताओ पहले और दूसरे रिफ्लेक्शन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये एंगल मुझे 30 डिग्री मालूम है, तो इस डिस्टेंस को x बोल दो। क्या मैं x निकाल सकता हूं? हाँ। कैसे? tan 30 डिग्रीज का फॉर्मूला लगा के tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू x अपॉन ये वाला डिस्टेंस जो कि 0.2 मीटर्स दिया है। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 0.2। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0.2 इंटू tan 30 आ गया। tan 30 की वैल्यू थी 1/√3। समझ में आ रहा है भाई सबको? बताओ। अब देखो इसके बाद सो फॉर मतलब पहली वाली को छोड़ के पर ईच रिफ्लेक्शन ये x आगे x आगे x आगे x आगे x आगे ऐसे चलते जाता है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि भाई ये टोटल n बार रिफ्लेक्ट होगा तो nx आगे आ जाएगी और nx को 2√3 के बराबर कर देना। सो nx इज इक्वल्स टू 2√3 अगर आ गया मेरे पास तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन n+1 हो जाएगा। सही बात है? जल्दी बोलो। क्या मैं रिपीट करूं ये वाली स्टेटमेंट मेरी? यस सर। हाँ सर। मैं रिपीट करता हूं। मान लो मैं ये बोल दूं कि मेरी एक बार टक्कर हुई तो मैं यहां पर 10 सेंटीमीटर आगे आ गया, दूसरी टक्कर तक 10 सेंटीमीटर और आगे आ गया। अगर मेरी n टक्करें हो गई हैं तो मैं टोटल कितना आगे आ जाऊंगा बताओ? हर कोलिजन के साथ, हर रिफ्लेक्शन के साथ मैं 10 तो मैं 10 टाइम्स n सेंटीमीटर आगे आ जाऊंगा। पहले के बाद 1, दूसरे के बाद 20 टोटल, तीसरे के बाद 30 टोटल, चौथे के लिए 40 टोटल, पांचवे के लिए 50 टोटल। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 10n हो जाएगा यहाँ पर। सही बात है? तो यहाँ पर भी वही है, पहले वाले रिफ्लेक्शन तक x आगे आ गए, दूसरे वाले तक 2x आगे, तीसरे वाले तक 3x आगे, चौथे वाले तक 4x आगे, पांचवे वाले तक 5x आगे। ऐसे करते करते मान लो आखिरी जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है वो nth है तो nx आगे आ जाओगे और ये खत्म हो जाएगा मिरर। सही बात है? सर बट आपने इक्वल टू 2√3 रखा है, मतलब आपने अज्यूम किया ना कि लास्ट वाला जो लास्ट पॉइंट पे ही टच करके एग्जिट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने अज्यूम कर लिया है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक डेसिमल नंबर आ जाए मेरा n तो मुझे फिर सोचना पड़ेगा, बट मान लो अगर एग्जैक्ट इंटीजर आ गया तो मेरा assumption एकदम सही है। हाँ कि ना? यस सर, क्योंकि देखो अगर मान लो मेरे n की वैल्यू 4.3 आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि भैया 4 रिफ्लेक्शन पूरे हुए और एक यहाँ पर होने ही वाला था बट हो नहीं पाया बिकॉज ये जगह खत्म हो गई। हाँ कि ना? सही बात है? यस सर। यहाँ पर n इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई √3 होगा तो आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 0.2। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया। अब यार यहाँ पर क्या है, अब इसमें पहला वाला जोड़ना है, वैसे तो पहला वाला वैसे तो जोड़ना है, इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन बोला है। तो यार अब 30 या फिर 31 तो बी टिक कर सकते हो वैसे तो, बट टू बी ऑनेस्ट इसका आंसर 31 भी हो सकता था क्योंकि फर्स्ट वाला भी तो इंक्लूड करना है यार अपने को, वो तो भूल गए ये लोग। हाँ कि ना? सही है? यस सर। सर क्वेश्चन में दिया है तो फिर 30 आंसर कैसे लिख सकते हैं? वही तो कुछ तो कंफ्यूजन है यहाँ पर। इनफैक्ट जो मैंने सॉल्यूशन भेजा था, जिस बुक से क्वेश्चन उठाया था, उन लोगों ने भी वही बोला हुआ कि भाई इसके तो 2 आंसर होने चाहिए। हाँ कि ना? यस सर। में पूछा हुआ सवाल है पहले, तो यार कई बार एम्बिग्युइटी आ जाती है। तो यहाँ पर दी आंसर शुड बी n+1 आइडियली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आप मेरे को एक बार n into x is equals to 2√3 वापस समझाओ ना। यार मैं 2 बार बता चुका हूँ यार, थोड़ा एक बार ध्यान से सुन लो प्लीज। ये बताओ फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, इसको पहला रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं। तो ये बता भाई थर्ड रिफ्लेक्शन तक कितना आगे आ जाएगा?
सर 3x 3x। तो nth रिफ्लेक्शन तक कितना आगे आ जाएगा बता। nx। अच्छा हाँ समझ गया सर। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, शुड आई सॉल्व दिस वन? ओके, जिस पे 2 लिखा है, शुड आई सॉल्व दिस वन? सर 2 में मेरे को एक ऑप्शन में डाउट है। ठीक है, एक मिनट रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, साथ में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। पहले मैं स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर वाले में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर, वो होमवर्क 1 में भी था फर्स्ट वाले में भी दिक्कत है? ठीक है, उठा लेते हैं उसको भी। सर, बट आई गेस ये होमवर्क 1 में भी था। होमवर्क 1 में भी था, कोई बात नहीं यार, वापस से सर कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन था। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ देंगे। यस सर। सर सेम 3 वाला, क्वेश्चन है। 3 वाला सर 3 तो सेम 3 वाला भी सेम। सेम था सर। सेम था, ओके। 2, ये जो नीचे 2 लिखा है, ये वाला करना है। सर इसमें 1 में था, पर इसमें ना अलग है, पर इसको एक बार कर सकते हो क्या? और ये वाला श्योर यार, मैं कर दूंगा, कोई ये भी दिक्कत की बात। सेम टाइप का ही है सर। अरे कोई नहीं यार, कर लेते हैं, एक तो कर लो, कोई बात नहीं। अगर किसी को दिक्कत है कर लो भाई। 9th करना है क्या? हाँ सर। ये वाला जिस पे 8 लिखा है, ये वाला करना है। जिस पे 8 लिखा है, वो वाला करना है क्या? ओके। जिस पे 11 लिखा है, ये वाला करना है क्या? यस सर। Yes sir, I'm getting different answer. जिस पे 13 लिखा है, ये वाला करना है क्या? सर ये भी होमवर्क 1 में था। ठीक है, जिस पे 15 लिखा है, ये वाला करना है क्या? हाँ जिस पे सर, 3 लिखा है, 15th वाला करना है सर। तो यार थोड़ा जल्दी बोला करो यार। Sorry. देखो, पहले से ना मार्क करके रखा करो कि कौन कौन से नहीं हुए तुमसे, और जब टीचर बोले खटाक से बता दिया करो। 3rd वाला, ये जिस पे 3 लिखा है, ये करना है। सर 3rd वाला हो तो गया, लेकिन इसमें आंसर्स नहीं पता। आपने आंसर की में इसमें आपने आंसर नहीं बताया। ऐसा है क्या? चलो देख लेते हैं। हाँ सर। ये 4th वाला करना है। यस हाँ सर। सर। यस सर। एक काम करता हूँ, जल्दी से इनको पेस्ट करता हूँ और चालू करते हैं। इधर पे ये एक सवाल है। अच्छा, ये तो होमवर्क 1 में था, तो इसको नहीं करेंगे बिकॉज दिस वाज देयर इन होमवर्क 1। ये वाला कर लेते हैं जल्दी से। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। देखो, अगर मान लो इंसिडेंट रेज ऐसे आ रही हैं, तो इनका डैश्ड पार्ट बनाना पड़ेगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हमारी इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग आती हैं, इस तरह से आती हैं, तो भाई वर्चुअल आता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इफ द फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग, तो हमारे पास एक रियल इमेज होगी। बिल्कुल सही बात है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज आती है, रिफ्लेक्टेड रेज, वो अगर कन्वर्जिंग होगी तो वो मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, और जहां वो मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। जहां वो मिलेंगी सर वहां ये पर सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं तो? नहीं, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए है कि यार जो ये जो भी चीज है, इससे रिफ्लेक्शन हुआ है फिर रिफ्रैक्शन हुआ है, उसके बाद रिफ्रैक्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर भी जाके मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगी। अगर वो सच में ऐसे मिलने की कोशिश कर रही है तो सच में मिल जाएंगी, हाँ कि ना? तो बी सही है। तो सर जो कॉन्केव मिरर में जो इन्फिनिटी पे इमेजेस बनती हैं, तो वो तो ऐसे कन्वर्जिंग नहीं होती ना, तो वो भी रियल ही होती है सर। अब देखो, इसमें क्या होता है कि अगर मैं फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनती है, या तो उसको माइनस इन्फिनिटी पे बोल सकते हैं या फिर प्लस इन्फिनिटी पे भी बोल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, दोनों चलता है। क्योंकि क्या होता है, रेस जो है वो पैरेलल आ जाती है। यहाँ पर रेस कम आउट टू बी पैरेलल, तो वो या तो इस साइड मिल सकती है या फिर इस साइड भी मिल सकती है। वैसे तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अब तुम इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट जबरदस्ती घुसाते हैं हम लोग
तो इधर पे भी मिल सकती हैं और इधर पे भी मिल सकती हैं, हाँ कि ना, सही बात है। नहीं सर, एज इन रेस पैरेलल है ना, पर तभी भी रियल इमेज मिल रही है ना, यहाँ पे कन्वर्जिंग लिखा है इसलिए पूछा। देखो फाइनल रेस कॉन्वर्ज कर रही है, फाइनल रेस कॉन्वर्ज कर रही है, तो क्या वो मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी? चाहे देखो कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, फाइनल रेस जो है वो कॉन्वर्ज कर रही है, तो क्या वो मिल जाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी बताओ? हाँ सर। तो जहां पर भी मिलेंगी यार वहां पर तो इमेज बनेगी ना, रियल इमेज होगी ये तो, दिक्कत क्या है इसमें? एनीवेज अगले ऑप्शन पे चलते हैं। द इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज अ वर्चुअल इमेज। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में तो रियल इमेज बनती है इस मिरर में, किसी और जगह पर कुछ और हो सकता है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ही इमेज बनने, रियल इमेज भी बन सकती है। प्लेन मिरर में क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ऐसा होता है, ठीक है? तो अब क्या बोल रहा है, इफ द इमेज इज वर्चुअल द करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इमेज वर्चुअल आई है तो जो करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है, तो अगर वर्चुअल इमेज है तो जरूरी है क्या कि ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा? नहीं, रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, तो डी गलत है, तो आंसर सिर्फ बी होना चाहिए। अग्री करते हो? सर वो ए ऑप्शन में जरा कंफ्यूजन था मुझे। हाँ, क्या कंफ्यूजन है बताओ? सर लाइक आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होगा ना, क्योंकि इंसिडेंट रेस तो राइट। सुनो, इंसिडेंट रेस जो है वो जहां पर मिलती हैं किसी भी तरह से, या तो ओरिजिनली मिले या फिर उनको एक्सटेंड करना पड़े बिहाइंड द मिरर तब मिले, तो इंसिडेंट रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर ऑब्जेक्ट होता है। क्या ये इंसिडेंट रेज है? हाँ। क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं? हाँ, बट कहाँ पे? रियलिटी में कि उनका एक एक्सटेंशन बनाना पड़ता है बिहाइंड द मिरर, वहां पर जाके एक एक्सटेंशन बनाना पड़ता है बिहाइंड द मिरर, वहां जाके इंसिडेंट रेज मीट कर रही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, बट ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बिकॉज एक हमें एक्सटेंशन इमेजिन करना पड़ा बिहाइंड द मिरर। समझ में आया? यस सर। ओके। सर और बी में वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रेस है ना? क्या क्या? बी ऑप्शन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टेड रेस आ रहे हैं ना? हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर होता, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है, सही है ना? प्लेन मिरर में बट ऐसा होता है कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ही रियल इमेज बनेगी, सही है? सर यस सर। मुझे भी कॉन्वेक्स मिरर डाउट जस्ट है। कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज बना ही नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली। हायर बोलो। हाँ, मुझे कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड था ये कि बी ऑप्शन में तो कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा ना वर्चुअल इमेज, तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो फाइनल रेज है रिफ्लेक्शन के बाद वो कॉन्वर्ज हो रही है, तो ये बताओ अगर मान लो ऐसे रेज आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज होती हैं कि कॉन्वर्ज होती हैं? क्या होती है यहाँ पर? डाइवर्स। डाइवर्ज हो रही हैं ये लाल वाली जो रेज है, तो इससे तुम रिलेट ही क्यों कर रहे हो? बिकॉज यहाँ पर तो कॉन्वर्जिंग रेज बोला है, हाँ कि ना? सुनो, यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है कि भाई रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगी, तो क्या कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिलेंगी? हाँ। तो क्या सच की इमेज बनेगी? हाँ। तो रियल इमेज बन जाएगी। सही? सही नहीं है? तो पर वो लाइक मिरर के पीछे बनेगी ना। मिरर के पीछे कैसे बनेगी ये बताओ? मान लो ये मिरर है, कैसा भी मिरर हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी मिरर हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, इससे रिफ्लेक्ट होके दो रेज ऐसे आ गई, तो ये कहां पर मीट कर रही है बताओ? मिरर के सामने कि मिरर के पीछे? सामने। सामने। तो क्या दिक्कत है इसमें बताओ? लाइक वो कॉन्वेक्स वाले में लाइक वो रिफ्लेक्टेड रेज वही केस में जो आपने बनाया था, वहां पे इफ वी रिफ्लेक्ट देम बैकवर्ड्स इट्स कमिंग बिहाइंड द मिरर, राइट? करेक्ट। सो वर दोज रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग और कॉन्वर्जिंग? क्या थी वो? ओके, डाइवर्जिंग, या सॉरी माय बैड।
ठीक है, सर ये वाला केस आपने केस कर, हाँ सर मैं इसमें डाउट था सर, आपने लास्ट टाइम ऐसा ही सम कराया था, उसमें कांस्टेंट है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। देखो उसमें क्या हुआ था मैं बताता हूँ। उसमें हमारे पास ऐसा कुछ आया था कि अगर ये L है तो ये 12 आ गया था, याद है? कैसे प्रूफ होगा? बहुत सिंपल है, मैं जल्दी से प्रूफ करके दिखा देता हूं। यार देखो, इधर पे अगर हम देखें तो ये लाल वाला ट्रायंगल और ये लाल वाला ट्रायंगल सिमिलर आने चाहिए, सही बात है क्या? तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए। अग्री करते हो भाई? जल्दी बताओ। ये Yes, sir. नीले ट्रायंगल, ये ब्लू कलर का ट्रायंगल और ये ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। अग्री करते हो? सर कॉन्ग्रुएंट ना? हाँ, एग्जैक्टली सेम होंगे, सही बात है। सिमिलर क्या? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, सही बात है। तो अब देखो, यहां से ये x है तो ये टोटल x प्लस एल हो जाएगा, तो ये x प्लस एल हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? दिस डिस्टेंस इज x प्लस एल एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x प्लस एल। तभी बताओ, s से लेकर b तक टोटल 2x प्लस 2l डिस्टेंस आया। s से Yes, लेकर sir. b तक टोटल डिस्टेंस क्या आया है? 2x प्लस 2l। और s से लेकर a तक क्या डिस्टेंस आया भाई? 2x। 2x। तो a से b तक जो इमेज बनती है, a से b तक जो ब्राइट स्पॉट बनता है कि भाई यहाँ से सोर्स था, इसने रोशनी फेंकी, वो रोशनी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर इतने रीजन में आ रही है, तो जो ब्राइट स्पॉट बन रहा है इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? 12 प्लस एक्स, 12 प्लस 2x माइनस 2x। तो ये तुम्हारा ब्राइट स्पॉट बनता है यहाँ पर, और इस स्पॉट की जो लेंथ आती है वो 12 आ जाती है। सही बात है? Yes, sir. इसमें कहीं पर भी ये जो डिस्टेंस था, ये जो y डिस्टेंस था, ये पिक्चर में आया है कि नहीं आया है? बताओ। नहीं आया। नहीं सर। नहीं आया। तो सोर्स से ये मिरर कितना भी दूर हो, ये जो स्पॉट है उतनी ही लेंथ का बनेगा, उतने ही साइज का बनेगा। हाँ कि ना? तो हाँ यहाँ सर। पर क्या, और इनफैक्ट अगर मैं मिरर जो है ना, मिरर को चुपचाप यहाँ पर नीचे लेके आऊं, तो इज दिस एक्स चेंजिंग? नो, दिस एक्स इज नॉट चेंजिंग। सिर्फ ये वाई चेंज होगा, ये वाई वाली चीज चेंज होगी। तो यहाँ पर ए पॉइंट वहीं पर आएगा, बी पॉइंट भी वहीं पर आएगा, तो पूरा स्पॉट यहीं पर रहेगा। स्पॉट डज नॉट मूव एज वी ब्रिंग द मिरर प्योरली इन दिस डायरेक्शन। सही बात है? सर क्योंकि वो एल से डिपेंड नहीं करता इसीलिए ना। नहीं, वाई से डिपेंड नहीं करता है, वाई से, हाँ सॉरी वाई से। वाई पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए बिल्कुल सही बात है। हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मैं मिरर को ऐसे आगे पीछे लेके जाता, देन दिस स्पॉट माइट हैव मूव्ड, बिकॉज क्या होता है, इस मिरर के इस कॉर्नर से, मिरर का ये वाला जो कॉर्नर है, यहां से कितना दूर है जो सोर्स, उतना ही दूर यहाँ पर पहला पॉइंट आता है, फिर वहां से 12 डिस्टेंस दूर फाइनल पॉइंट आता है, दूसरा कॉर्नर आता है। तो अगर मैं मिरर को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये एक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ब्राइट स्पॉट थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इफ आई शिफ्ट द मिरर टू द लेफ्ट, द ब्राइट स्पॉट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। इफ आई शिफ्ट द मिरर टू द राइट, द ब्राइट स्पॉट शिफ्ट्स टू द राइट। और अगर मैं सिर्फ इसको प्योरली नीचे लेके आता हूँ तो ब्राइट स्पॉट एज इट इज वहीं पर रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। सही बात है? हाँ सर। आंसर बी क्यों है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो लेंथ ए बी है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0 होगा उसका रेट ऑफ चेंज। इट इज नॉट चेंजिंग। आगे बढ़ते हैं। सर एक बार लास्ट पेज पे जाऊँ ना? ये लो, डन सर। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो डिब्बे हैं, दोनों की मास स्मॉल एम है, ये रहा। इनसे 2m और 3m के डब्बे लटका रखे हैं, तो एक काम करो, सबसे पहले इनकी एक्सेलरेशंस निकाल लो। तो इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 2mg अपॉन 3m, तो 2/3g आ जाएगी। इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 3mg/4m, तो 3g/4 आ जाएगी। इनकी एक्सेलरेशन आ जाएगी।
इसकी एक्सेलरेशन को a1 बोल दो और इसकी एक्सेलरेशन को a2 बोल दो। अब देखो ऑब्जेक्ट एज इट इज बैठा रहेगा चुपचाप, वो कहीं नहीं जा रहा है, बट ये जो मिरर्स हैं ये मिरर्स इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बोल रहा है कि इधर पे हमने एक मिरर लगा रखा है, इधर पे एक मिरर लगा रखा है, तो मिरर्स मूव कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, देखो ये मिरर है, मिरर पे अगर मैं बैठ जाऊं बी में, ये जो CD मिरर है इस पे अगर मैं बैठ जाऊं, यहां पर बैठ जाऊं, तो क्या दिखेगा मेरे को, ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ एक्सीलरेट करते हुए दिखेगा विद एन एक्सीलरेशन a2। तो मुझे इमेज जो है वो इस तरफ एक्सीलरेट करते हुए दिखेगी विद एन एक्सीलरेशन a2। तो अभी यहाँ पर जमीन से क्या दिखेगा, ये मिरर खुद भी इस तरफ जा रहा है a2 से, और मिरर के अंदर जो इमेज है वो इसके रिलेटिव a2 से भी मूव कर रही है। तो ओवरऑल ग्राउंड से देखेंगे तो इस इमेज की नेट 2a2 एक्सीलरेशन दिख जाएगी। सही बात है? हाँ सर। शुड आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड? क्या Yes, मुझे sir. रिपीट? नहीं समझ में आया। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं, देखो क्या है, ऑब्जेक्ट एज इट इज रखा हुआ है और मिरर मूव कर रहा है, मिरर को मूव कर रहा है। तो एक काम करो, मिरर पे बैठ जाओ तो तुम्हें मिरर स्टेशनरी दिखेगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ एक्सीलरेट करते हुए दिखेगा। मैं इस मिरर पे बैठा हूं। इतना समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? बताओ। हाँ सर। यस। तो इस आदमी के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज भी दूर जाएगी सेम एक्सेलरेशन से। हाँ कि ना? जल्दी बताओ। अब देखो ये तो हो गया इस आदमी के हिसाब से। ग्राउंड के हिसाब से क्या होगा, ग्राउंड के हिसाब से अगर इसकी इमेज की नेट एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसकी मिरर के रिलेटिव क्या एक्सेलरेशन थी प्लस मिरर की खुद की क्या एक्सेलरेशन थी, वो दोनों चीजें पिक्चर में लेके आनी पड़ेंगी तुम्हें। तो इमेज की टोटल 2a2 आ जाएगी एक्सेलरेशन। हाँ कि ना? एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से यहाँ पर जो I1 इमेज हो गया फिर I2 जो भी नाम देना है उसकी 2a2 एक्सेलरेशन आ जाती है। क्या ये सही है कि गलत है भाई बताओ? मतलब सर वो मिरर का भी कंसीडर करके ना, मिरर भी मूव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। है ना? सो फाइनली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइनली with respect to ground, image in CD जो है वो 2a2 से राइट में एक्सेलरेट करेगी। इमेज इन CD accelerates at the rate 2a2 rightwards, और जो इमेज है AB के अंदर वो एक्सेलरेट करती है at 2a1 टू द लेफ्ट। तो दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? अब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द इमेजेस ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ 2g/3 प्लस 3g/4 ये आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 8 प्लस 9 17, 17/12 34, सॉरी 17/6 हो जाएगा, 17/6 जी, 17/6 जी। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ डी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes. हाँ सर। ठीक है, मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। इस क्वेश्चन में किसी ने बोला था उसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है हमने क्लास में किया था, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो ये हमारा मिरर है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। देखो काफी सिंपल फंडा होता है, ऑब्जेक्ट जिस तरफ जा रहा है इमेज भी एग्जैक्टली वहीं पर आते हुए दिखेगी तुम्हें। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये तुम्हारी इमेज आ जाएगी। दिस इज योर इमेज। ऑब्जेक्ट मिरर पे जिस पॉइंट को हिट करना चाहता है इमेज भी उसी पॉइंट पे हिट करना चाहेगी। तो इमेज की वेलोसिटी इधर पे आ जाएगी, सेम स्पीड आ जाएगी बिकॉज यहाँ पर हमारा जो मिरर है वो प्लेन है। तो अब देखो भाई यहाँ पे हमें कौन से वाला एंगल मालूम है,
ये वाला एंगल मालूम है 37 डिग्रीज, सही बात है, बताओ। हाँ सर। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है भाई, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 37 डिग्रीज, ये 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53 डिग्रीज, ये 53 डिग्रीज आ जाएगा, तो ये 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है 37 डिग्रीज आता है हमारे पास, ये वाला एंगल भी 37 डिग्रीज आ जाएगा, सही है क्या भाई, बताओ। यस यस सर। अब देखो इसके बाद क्या करना है अपने को, अभी ये नॉर्मल के साथ 37 डिग्रीज आया है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्रीज आया, 37 डिग्रीज आया, ये टोटल एंगल कितना है भाई बताओ, 53 होगा, हाँ कि ना। यस सर। तो ये जो एंगल आएगा ये तो थोड़ा अलग ही सीन का आ जाएगा, है ना। सर इफ यू वर टू एक्सटेंड द आई तो फिर वो मदद करेगा। क्या क्या आई जो है ना इंसिडेंट और उसको आप अगर एक्सटेंड करोगे और जो मिरर का जो नॉर्मल है ना वो ड्रॉ करोगे तो यूजफुल होता है वो। जस्ट एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, यहाँ पर ये एंगल्स मैंने सही बनाया ना, ये 37 होगा, ये 90 होगा, तो ये 53 आ जाएगा, 53 प्लस 37, सही बात है, तो ये वाला 37 आ जाएगा। हाँ सर, तो ये जस्ट एक मिनट रुको, तो यहाँ पर अभी क्या आएगा, ये वाला एंगल मेरे पास आ जाएगा मेरे हाथ में, कैसे, ये वाला ट्राइंगल देखा मैंने, तो इस ट्राइंगल में ये 53 होगा टोटल, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, आ गया मेरे पास, पहले भी आ गया था बट आई वाज जस्ट कंफर्मिंग। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या रहेगा, 16 डिग्री आ जाएगा, 16 डिग्रीज आ जाएगा, क्यों, बिकॉज ये टोटल एंगल होना चाहिए 53 प्लस 90 प्लस 37 180 होता है, सही बात है क्या भाई बताओ, जल्दी बोलो यार, कम ऑन। और देखो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इमेज की भी वही स्पीड होगी 5 मीटर्स पर सेकंड। तो अब यार इसके बाद थोड़ा सा ना मेहनत का काम बच गया, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें साइन 16 डिग्रीज और कॉस 16 डिग्रीज निकालना पड़ेगा, दो अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेंगी यहाँ पर, थोड़ा मेहनत का काम है। साइन 16 डिग्रीज कैसे निकालोगे, इट इज साइन ऑफ 53 डिग्रीज माइनस 37 डिग्रीज। अब साइन ऑफ ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन 53 इंटू कॉस 37 माइनस साइन 37 इंटू कॉस 53। ये मालूम है क्या तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी गई तुम्हें। यस सर, यस सर। तो 4 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 4 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 करोगे 7/25 आ जाएगा, ये साइन 16 डिग्रीज आ गया। सेम तरह से कॉस 16 डिग्रीज कैसे निकालोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से निकाल लो, कि भाई 49/625 प्लस x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 625 माइनस 49 डिवाइड बाई 625। यहाँ क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर क्या करेंगे अभी इसके आगे, 49 24 576 का रूट क्या होता है, 24 होता है, तो ये 24 सर ये साइन ए माइनस बी ना, क्या दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी, ये जो लिखा था कॉस, उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से मैंने कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद देखो यार बहुत सिंपल हो गया, इस तरफ एक वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड की, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एंगल 16 डिग्री है, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको कैसे लिखोगे, 5 cos 16 डिग्रीज आई कैप, 5 cos 16 डिग्रीज आई कैप प्लस 5 16 डिग्रीज 5 sin 16 डिग्रीज जी कैप, ऐसे लिख दो तो चलेगा क्या बताओ, जल्दी चेक करो। सर आपने ओ से वो नीचे आ रहा है वेलोसिटी, उसको 5 मीटर पर सेकंड लिया क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए आई से जो आ रहा है उसको भी 5 मीटर पर सेकंड लिया है ना। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी होगी इमेज की एग्जैक्टली वही वेलोसिटी आती है फॉर अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम वेलोसिटी होती है, तो इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होगी, ये रिजल्ट याद रखना हमेशा, फॉर अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की वेलोसिटी इज एग्जैक्टली
मतलब मैग्नेट स्पीड सेम होगा, नॉट वेलोसिटी, माय बैड, Yeah. स्पीड सेम होगी। तो इसकी 5 की स्पीड है तो इसकी भी 5 की स्पीड होगी। दूसरी चीज, ये जहां पर हिट करना चाह रहा है मिरर को, ये भी वहीं पर हिट करना चाहिए मिरर को। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Sir, could you go to the previous slide सर just for आप ये 1 minute? जस्ट एक मिनट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर आप ये बता सकते हो वेलोसिटी वाले सम स्टार्ट कैसे करते हैं? मेरे को मतलब समझ में नहीं आता, मैं पहले क्या करूं? हाँ देखो, वेलोसिटी वाले सम इजी है ना। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला ऑब्जेक्ट कहाँ हिट करेगा, ऑब्जेक्ट से इमेज निकाल लो, इमेज को भी बोलो वहीं हिट करेगी। तो यहाँ पर तुम्हें इसकी डायरेक्शन का मालूम पड़ गया कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्टेड है, तो इमेज की वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्टेड होगी। ये डायरेक्शन मालूम पड़ गई 16 डिग्री। फिर बोलो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, इमेज की भी वही स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड मालूम पड़ गई, डायरेक्शन मालूम पड़ गई, तो वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हो। अब तो हाँ गिरा सही है। यस थैंक यू। सर प्रीवियस सम के आंसर की में ये आंसर दिया है, सी वाला आंसर दिया है। सी वाला आंसर दिया है। हाँ सर। The acceleration of the two images formed in with respect to each other. C वाला आंसर नहीं यार, डी आंसर। सी आ रहा है क्योंकि वो 2 into वो है ना 2g/3, तो वो 2 को वो साइड लेके जाएंगे तो 12 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे वो 2 भूल गए होंगे, they must have forgot about the 2। यही आएगा आंसर। आई थिंक दूसरी क्लास में भी मैंने सॉल्व किया था तो डी ही आ रहा था। जस्ट एक मिनट रुको, चेक कर लेता है। डी आता है। डी आता है ना, तुमने किया था? हाँ हाँ सर, मेरे को भी पहले डी आ रहा था, फिर आपने आंसर ठीक की है। में लिखा तो सी हो रहा था। ओके ओके, नहीं आंसर की में गलत हो सकता है यार, व्हाई नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसकी यार सबसे पहले देखो इमेज गलत दी हुई है। इसकी जो इमेज है वो एकदम गलत दी हुई है। इमेज को जाना भूल, इमेज भूल जाना, गलत दी हुई है। तो बोलते 2 प्लेन मिरर्स हैं ए बी और ए सी, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन थीटा है। रे ऑफ लाइट चालू हुई पी से, और फिर उसके बाद जाती है क्यू पे स्ट्राइक करती है, फिर आर पे स्ट्राइक करती है, फिर एस पे स्ट्राइक करती है, और उसके बाद निकल जाती है हॉरिजॉन्टल में, निकल जाती है क्या। फाइनली एसटी गोस पैरेलल टू द मिरर एसी। यस, इसमें गलत क्या है कि इसको इन्होंने वर्टिकल बना रखा है। भाई कुछ भी दिखा रखा है, तो ये वर्टिकल दिखा दी इन्होंने, वो थोड़ा सा गलत हो गया। क्यों? बिकॉज इस पे वर्टिकल अगर ऊपर जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो वर्टिकल इंसिडेंट होनी चाहिए थी, वो तो यहाँ पर है नहीं ऐसा, ये थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए थी। दिस शुड हैव बीन अ लिटिल टेढ़ा। हाँ कि ना, सही बात है। तो मैं करेक्ट इमेज बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे गलती समझ में आई तुम्हें? वो जो एस आर है वो इन्होंने वर्टिकल जैसी दिखा दी। अगर वो वर्टिकली रिफ्लेक्ट तो वर्टिकल इंसिडेंट होनी चाहिए थी, बट वैसा नहीं है, तो उधर पे इनके फिगर में लोचा है। थर्ड रिफ्लेक्शन नहीं होता ना, वो जो हुआ एसपी। हाँ मतलब नहीं, अगर यहाँ पर ऐसे आती वर्टिकल होता तो रिट्रेस कर जाता ना। रिट्रेस कर जाता, एग्जैक्टली पहले ही रिट्रेस कर जाता, वैसे टाइप से हो जाता। तो देखो यहाँ पर आई, इस तरह से आई स्टेटमेंट, और फिर इस तरह से गई, फिर इस तरह से गई, और फिर इस तरह से चली गई। ये करेक्ट फिगर हो जाएगा। सर मुझे अब वो वर्टिकल और एक और मिस्टेक इसमें, बाय द वे एक और मिस्टेक है। ये जो लाइन बना रखी है इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा है, दिस इज नॉट नॉर्मल टू द मिरर, तो एक और मिस्टेक है यहाँ पर। सही बात है। हाँ सर बट उन्होंने कब कहा कि आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है? बस आई की वैल्यू ढूंढने को कहा है ना। The angle which the ray makes with the normal at point Q. Q पे नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। सेकेंड रिपीट। आखिरी लाइन पढ़ो ना एक बार, ये कौन सा एंगल पूछ रहा है अपने से? अच्छा लाइक क्यू का नॉर्मल पूछा है, ओके। क्यू पर जो इंसिडेंट रे आई थी वहां पर नॉर्मल बनाओ, है ना, वहां पर नॉर्मल बनाओ, उसके साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो निकाल के बताओ, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे यार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, देखना पड़ेगा थोड़ा सा ये लगानी पड़ेगी, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, बट सिंपल होगा। तो देखो
इधर पे यार तुम ऐसे बोल सकते हो टू बी ऑनेस्ट कि ये जो रे है ये टोटल कितने एंगल से घूम गई, इतने एंगल से घूम गई है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? बिकॉज ऐसे घूमी फिर ऐसे घूमी, अच्छा नहीं, रोटेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एनीवेज बेसिक ज्योमेट्री से कर देता हूँ। ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल मान लो थीटा है। अब ये एंगल आई है, ऊपर वाला भी थीटा होगा ना पैरेलल। हाँ ये वाला भी थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, दिस वुड आल्सो बी थीटा। अब इसके बाद एक बार जूम करना पड़ेगा मेरे को, तब दिखेंगी चीजें। एक मिनट रुको। जस्ट एक मिनट। इधर पे ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, बट उससे कुछ फायदा होगा क्या? उससे कोई फायदा नहीं होगा, सही बात है। हमें चाहिए ये वाला एंगल किसी तरह से, ताकि ये वाला एंगल भी मालूम पड़ जाए। तो उसके लिए ये वाला एंगल चाहिए, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज माइनस थीटा। ऐसा है क्या? नहीं, गलत, बिकॉज ये एंगल आई होगा, समझ गया। तो देखो, क्या ये वाला एंगल आई होगा? दिस एंगल वुड इट बी आई? बताओ। हाँ सर। अब देखो इतना 90 है, इतना एंगल 90 डिग्रीज है, उस पे ये आई भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्रीज प्लस आई हो जाएगा। तो क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? यस सर। यस सर, 90 देखो डिग्री यहाँ पर ये जो माइनस। पूरा पर्पल एंगल है, पूरा पर्पल एंगल है, वो 90 प्लस आई है। अग्री करते हैं ना सब लोग? 90 प्लस आई है पर्पल वाला एंगल। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बिकॉज ये 90 है और ये इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर आ जाता है, तो 90 प्लस आई आ गया। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आएगा मेरे पास? थीटा 90 प्लस माइनस प्लस आई तो थीटा प्लस की एक्स वैल्यू है हमारे पास क्या क्या? अच्छा, थीटा की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री, ठीक है। 20 तो डिग्री। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? देखो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस आई, तो 70 माइनस आई आ जाता है। ये वाला जो एंगल आता है ये 70 डिग्रीज माइनस आई आ जाता है। अग्री करते हैं सब लोग? यस हाँ सर। सर। यस सर। ये वाला जो एंगल आएगा ये 20 डिग्रीज प्लस आई आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये 20 डिग्रीज प्लस आई आ जाएगा, 20 डिग्रीज प्लस आई। तो ये वाला एंगल भी वही आएगा, 20 डिग्रीज प्लस आई। सही है? क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना पड़ेगा। सही है? यस। हाँ सर। अब देखो ये टोटल कितना है? 40 प्लस आई। और यहाँ पर इतना एंगल कैसे निकालोगे? 90 में से आई सब्ट्रैक्ट करो। ये वाला जो एंगल है इधर पे, ये 90 में से आई सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 डिग्रीज माइनस आई है, तब टोटल कर दो और 180 बना दो। तो थीटा जो कि 20 है प्लस 40 प्लस 2 आई प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 20 प्लस 40 प्लस आई इज इक्वल टू 90। ये दोनों मिलके 60 हो गए। दूसरी तरफ जाएंगे आई की वैल्यू 30 डिग्रीज आ जाएगी मेरे पास। आई की वैल्यू 30 डिग्रीज आ गई, तो डी बी आंसर हो जाना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? सर जल्दी बताओ। मुझे खाली एक डाउट था स्टार्टिंग का पार्ट में कि आप बोल रहे थे ना, या किसी ने तो बोला कि वो जो डायग्राम उन्होंने दिया है उसमें वर्टिकली आप जा रहे हैं तो रे ट्रेस हो जाएगा, पर रे ट्रेस नहीं होगा ना? नहीं, देखो क्या बोल रहे हैं कि ये वर्टिकली ऊपर तभी जा सकती है जब इंसिडेंट रे वर्टिकली नीचे आ रही हो। हाँ। तो मैं वो बोल रहा था कि वो गलत है ना? ओके ओके, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। तो एक आखिरी सवाल ले लेता हूं, बाकी के हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, तो इमेज की स्पीड भी आती है कि हाँ ये तो करेक्ट है, इमेज की भी स्पीड भी आ जाएगी। द इमेज वेलोसिटी वुड आल्सो मेक एन एंगल थीटा विद द मिरर। बिल्कुल सही बात है। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट जहां पर जाके हिट करना चाह रहा है मिरर को, इमेज भी वहीं पर जाकर हिट करना चाहेगी। तो ये रही इमेज की वेलोसिटी, और ये एंगल भी आ जाएगा थीटा। तो ये भी करेक्ट है। इमेज वेलोसिटी आल्सो मेक्स एन एंगल थीटा विद द मिरर। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द
इमेज इज 2v। नहीं यार, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है तो v प्लस v 2v हो जाएगा, गलत है। c इज रॉन्ग। सर और वो थीटा आपने कॉन्ग्रुएंसी से बोला ना? बिल्कुल, थीटा मैंने कॉन्ग्रुएंसी से बोल दिया। अब देखो उसके बाद क्या है, ये मेरे को सही लग रहा है, d मेरे को सही लग रहा है, ये शायद सही आ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये v जो है इसके दो कंपोनेंट्स कर दो, v cos और v sin। तो यहाँ पर v sin थीटा, v cos थीटा, इमेज के पास भी v cos और v sin। v cos दोनों की सेम है, ये वाली रिलेटिव गायब हो जाएगी। v sin प्लस v sin 2v sin थीटा आ जाएगी। तो d करेक्ट आ रहा है, d करेक्ट आ रहा है। कैसे किया मैंने बोला कि एक पार्टिकल यहां जा रहा है v स्पीड से, इधर से उसका एंगल थीटा है, इसका नाम है o, ये I है, इसकी वेलोसिटी का भी एंगल यहां से थीटा है, इसकी वेलोसिटी भी v है। तो v cos थीटा तो सेम है, वो वाला रिलेटिव नहीं दिखेगा इन दोनों को। v sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव टू v sin थीटा आ जाएगा। ये वाला एंगल थीटा होगा, देख लो। तो यहां पर मैंने बनाया, वो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? So तो Hello. because v and v were not in the same line, that's why हम लोग ने relative velocity of object and image to v मना किया ना? मतलब c की बात कर रहे हो तुम? हाँ, C ऑप्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर थीटा 90 डिग्रीज होता तो करेक्ट हो जाता, हाँ कि ना? बट वो एक स्पेसिफिक थीटा के लिए ही वैलिड होगा, सब थीटा के लिए डी वैलिड होगा, है ना? हाँ सर। सर आपको ये वाला एंगल थीटा कैसे आया जो आपने भी मार्क किया? देखो मैंने इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बना दिया, मैंने इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बना दिया ऐसे, तो ये वाली लाइन को मैंने वर्टिकल बनाया होगा। तो ये वाली लाइन यहाँ पर थीटा एंगल बनाती है, हाँ कि ना? यस। तो इस लाइन को मैंने बनाया यहाँ पे, इस लाइन को बनाया मैंने यहाँ पे, सही है ना? चेक करो। यस सर। पक्का सबको क्लियर है? तो बस एक सवाल रह जाता है इस पूरे पीडीएफ में, कौन सा वाला? वो बलून वाला। सर वो भी करा लो। क्या यार, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, अभी भाई फैमिली डिनर के लिए जाना है, मैं निकलता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी। अपने और भी तो डाउट सेशंस होंगे, है ना? तो विल डू दैट, डोंट वरी। सर और जो सेकंड सैन को टेस्ट होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया, कैसे पता? आया रिवाइज टेस्ट में नहीं आया ना, वो है सेकंड सैन का है अपना। तो सेकंड सैन को ही है वो, उसके बाद वाला पोस्टपोन हुआ। तुमने शायद गलती से सपोर्ट बैच का टाइम टेबल देख लिया। सपोर्ट बैच अलग होता है, मेंस एंड एडवांस बैच का टाइम टेबल देखो, वो तुम्हारे लिए। ओके यस। हाँ, सपोर्ट बैच क्या होता है? सपोर्ट बैच मतलब जो बच्चे पेस के कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है जिन्होंने, और अलग से बस कोचिंग ले रहे हैं, तो उनकी शाम को कोचिंग होती है 3 घंटे, वैसे टाइप कुछ तो रहता है। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता है, बट मतलब थोड़ा बहुत जो पता है वही है। चलो ठीक है यार, आई विल सी यू गाइस लेटर ऑन। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय सर।